देखिए, इस वक्त अगर आप दुनिया को का हाल देखेंगे तो सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि उधर युद्ध फिर से छिड़ गया है। भारत के लिए बड़ा चैलेंज भी आ गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी एक साथ दो काम कर रहे हैं। एक तो विदेश में बड़ी बड़ी डील्स निपटा रहे हैं, सबके पीछे सोची समझी रणनीति है कि भारत को जो 2047 का भारत वो बनाना चाहते हैं, उसके लिए कौन कौन से काम करने हैं। दूसरी तरफ घर में भी मामला सेट कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि युद्ध वाली सनक कब खत्म होगी, किसी को पता नहीं। इसलिए भारत का मामला फिट रखो, इसलिए एनर्जी क्राइसिस से निपटने का बैकअप रख लो, ताकि इकोनॉमी जो अभी रॉकेट बनी हुई है, उस रॉकेट के ईंधन में कमी ना आए, पब्लिक पर असर ना पड़े। और घर में भी चैलेंज है, उसको भी धीरे धीरे निपटा रहे हैं बॉस। बहुत लोगों का उधर ध्यान नहीं जा रहा। आज उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि उधर विदेश में मोदी और इधर देश में नरेंद्र मोदी की टीम, अमित शाह कैसे ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हुए हैं। डिप्लोमेसी में तो पीएम मोदी ने धूम मचाई है, बड़ी बड़ी डील, विदेशी धरती पर भारत की ब्रांडिंग, सब कुछ चल रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां मोदी मोदी हो गया। पूरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी के ग्रैंड वेलकम के लिए भरा हुआ था, खचाखच, जैसे कोई रॉकस्टार आया हुआ। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी का ऐसा मेगा शो हुआ जो किसी पॉलिटिशियन का आज तक नहीं हुआ होगा। 30,000 से ज्यादा भारतीयों के बीच पीएम मोदी का रॉक स्टार वाला जलवा दिखा, और 12 साल के कार्यकाल के बाद भी दिख रहा है। शुरू में लोग कहते थे कि अरे अभी नया नया आए हैं इसलिए पब्लिक को जोश है, अभी जोश और बढ़ गया ऐसा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के मेगा शो की एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, वहां जो डील्स हो रही हैं उनके बारे में बताऊंगा, और देश में क्या हो रहा है, यूरेनियम को लेकर वहां क्या डील हुई जिसकी यहां बड़ी चर्चा है, और देश में अमित शाह क्या कर रहे हैं, सब आपको बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप तक भी वो मैसेज पहुंचा दिया गया है जिसे वो लगातार इग्नोर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत कर समंदर में दबदबा दिखाने वाले चीन को मैसेज दिया गया। साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र कर पीएम मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ट्रंप को भी इशारों में समझा दिया कि युद्ध का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से है। यानी पीएम मोदी ने एक तरह से ट्रंप को भी मैसेज दिया कि भाई ये क्या सनक लगा के रखे हो, वॉर कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में पूरी दुनिया पिस रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पीएम मोदी ने चीन को टक्कर देने वाले क्वाड को भी मजबूत किया। इससे पहले वो क्वाड में शामिल जापान की पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, यही 4 देश तो हैं। ट्रंप भले ही युद्ध में फंसकर क्वाड को भूल गए हो, लेकिन पीएम मोदी से लगातार मजबूत करके चीन को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। और इस पीएम मोदी की डिप्लोमेसी से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और जैसा मैंने आपको कहा कि यहां नरेंद्र मोदी जो डील कर रहे हैं, भारत के लिए सोच रहे हैं, भारत में क्या करना है वो उन्होंने होमवर्क दे रखा अमित शाह को। वहां अमित शाह ने कौन सी मीटिंग की, कि ओवैसी तनाव में है, क्या चल रहा है, सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर, अचीव मोर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर। यानी इस वक्त मोटे तौर पर आप अगर समराइज करें, नरेंद्र मोदी विदेश से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और यहां अमित शाह को ड्यूटी दे रखी है कि जितना इन्वेस्टमेंट आए, भारत का जो विकास हो वो भारत के लोगों पे लगना चाहिए, घुसपैठियों को उठा के बाहर फेंको। यानी वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा, यहां से देश की सफाई भी होती रहेगी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो यहां लोग सबसे पहले क्रिकेट से ही कनेक्ट करते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया में डिप्लोमेसी की पिच पर नरेंद्र मोदी की धुआंधार बैटिंग की चर्चा हो रही है। कैसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका तीनों के विकेट गिर गए भाई, आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी का रौला और जलवा देखिए। मेलबर्न के मार्वल स्टेडियम में भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया, और इस कार्यक्रम का नाम रखा था
मेलबर्न मीट्स मोदी, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए 30,000 से ज्यादा लोग वहां जुटे थे, 30,000 प्लस। यह मेलबर्न में किसी भी नेता को सुनने के लिए जुटी आज तक की सबसे बड़ी भीड़ थी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने तो किसी नेता के लिए ऐसा रॉकस्टार वाला वेलकम कम ही देखा होगा। पीएम मोदी जब स्टेडियम में आए, भाई साहब ऐसा माहौल जैसे कोई रॉकस्टार आ गया हो। जरा देखिए वहां क्या हुआ। नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की दीवानगी ऐसी है कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम को लग रहा होगा कि मैं भारत तो नहीं आ गया, उनको लग रहा हो मेरे लिए तो ऐसा नहीं होता। मतलब आप आज की डेट में कंपेयर कीजिए, फीफा वर्ल्ड कप में मेसी और रोनाल्डो की एंट्री पे जिस तरह का जोश दिखता है, वैसा नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीयों को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम के सम्मान में सबसे मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने की अपील की, ताकि इनको ना लगे कि भाई मैं तो कहीं हूं ही नहीं, ऐसा आदमी मेरे साथ खड़ा है। तो उन्होंने कहा इनको भी सम्मान दीजिए। पीएम मोदी की एक अपील पर स्टेडियम में सबने फ्लैशलाइट जला दी और लेकिन नारे लगे मोदी मोदी। सुनिए क्या हुआ। आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ किसी मंच को शेयर करना किसी विदेशी नेता के लिए बहुत आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि कई बार आपका मनोबल टूटने लगता है उनकी पॉपुलैरिटी और उनका क्रेज देखकर। मैं अमेरिका दौरा कवर करने गया था जब पीएम को वहां पे बुलाया था पिछली बार वहां के राष्ट्रपति ने, व्हाइट हाउस में। भाई साहब, व्हाइट हाउस में ऐसे मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, लग रहा था कि व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी रहते हो। यह हाल हो गया था। मेलबर्न में पीएम मोदी के जलवे का यह ट्रेलर भर था क्योंकि असली धमाका उस टेबल पर हुआ जहां बैठकर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी बड़ी डील्स को लॉक किया। दोनों देशों के बीच 18 समझौते हुए हैं। इसमें यूरेनियम से लेकर डिफेंस पार्टनरशिप जैसे बड़े बड़े समझौते शामिल हैं। क्रिटिकल मिनरल्स, माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, लॉजिस्टिक्स, फिनटेक, एआई, फूड प्रोसेसिंग, ईवी, सेमीकंडक्टर और डिफेंस सप्लाई चेन में निवेश और सहयोग पर बात हुई है। ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा, इस पर सहमति बन गई। रक्षा, क्रिटिकल मिनरल्स और स्पेस प्रोजेक्ट्स, कोकोस आइलैंड पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल, इस पर भी दोनों देशों ने सहमति जता दी। रेयर अर्थ मिनरल पर बड़ी घोषणा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देश क्रिटिकल अर्थ मिनरल कॉरिडोर पर काम करेंगे। इससे रेयर अर्थ में चीन के दबदबे को झटका लगेगा। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर के जरिए अपने डिफेंस स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज को जोड़ने का काम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय सेना से जुड़े इंस्ट्रक्टर्स को अपने यहां इनवाइट किया, जिससे दोनों देशों की मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ेगी। माइनिंग और उससे जुड़े इक्विपमेंट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने पर भी जोर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में अपना कैंपस खोलेगी। यह ऑस्ट्रेलिया की 8वीं यूनिवर्सिटी होगी जो भारत आ रही है। ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सेक्टर में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर भी भारत में अपने निवेश को बढ़ाएगा। करीब 3,300 करोड़ रुपए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश किए जाएंगे। यानी मोटे तौर पर आप देखें, नरेंद्र मोदी जिस देश में जा रहे हैं, एआई पे जोर है, क्रिटिकल मिनरल्स पर जोर है खास तौर पर, और डिफेंस डील्स पर जोर है, ताकि यहां चीन से जब चीन उतावला हुआ जा रहा है दोस्ती करने के लिए, वो दोस्ती करेंगे, लेकिन इस भरोसे के साथ करेंगे कि तुम जब धोखा दोगे, क्योंकि तुम्हारी फितरत है, तो मेरा मामला सेट रहेगा, तुम पे हम ना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसलिए वो अपनी जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स लेकर एआई वाली डील्स हैं उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। और डील की ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, आगे आपको यह भी डिटेल दूंगा कि और क्या क्या हुआ है। लेकिन पहले सुनिए कैसे पीएम मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को क्रिकेट से जोड़ा, तो उसकी भी बड़ी चर्चा हुई।
क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है। डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो डील्स हुई है उसमें एक खास डील है जिस पर चीन की नजर है। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपनी डिफेंस साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी का रोडमैप बना रहे हैं और इसका मकसद समुद्र में बेहतर निगरानी करना, संयुक्त गश्त करना, पानी के नीचे सर्विलांस और सूचनाएं साझा करना। यानी समुद्र का जो इलाका है, अभी आपको मैंने बताया था कि इंडोनेशिया गए, वहां पर किस तरीके से चीन जिस रास्ते से तेल मंगाता है उस पर इंडोनेशिया के साथ मिलकर कैसे अपना वर्चस्व बढ़ाना है उस पर काम किया। अब ऑस्ट्रेलिया में भी समुद्री सुरक्षा के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर काम करेंगे, इस पर जोर दिया गया और इसको लेकर बड़ा फैसला हुआ। देखिए, भारत 2026-27 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। ऑस्ट्रेलिया भारत के बड़े नौसेना अभ्यास मिलान में शामिल होगा। यानी दोनों देशों की तरफ से हिंद महासागर में बड़े प्लेयर्स डिफेंस ड्रिल करेंगे, तो इससे चीन को मैसेज जाएगा, क्योंकि समंदर में चीन अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। देखिए, चीन को जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि आप इस बात को समझिए, पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले सोमवार को चीन ने न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया था। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग से खलबली मची हुई। आरोप लग रहे हैं कि चीन ने बिना पहले से कोई जानकारी दिए, बिना नोटाम जारी किए हुए यह टेस्ट कर दिया। इस मिसाइल टेस्टिंग को लेकर ऑस्ट्रेलिया अलग परेशान है। इसी मुद्दे को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी के सामने उठाया कि देखें आप क्या किया है चीन। पीएम मोदी ने भी इस पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए कहा कि भारत इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत का साझा हित और साझा मकसद है। हम न केवल इस पर अपने विचार साझा करते रहेंगे, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग भी बढ़ाएंगे, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इंडो पैसिफिक इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहेगी। यानी नरेंद्र मोदी एक तरफ जो चर्चा थी कि रशिया, चाइना और इंडिया RIC ये ट्रायंगल बना रहे हैं क्या, उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन चीन की फितरत को समझते हुए बैकअप प्लान भी तैयार कर रहे हैं। इधर पीएम मोदी ने चीन को झटका दिया, उधर पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ बातचीत में आतंकवाद का भी जिक्र हुआ। साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। ऑस्ट्रेलिया में हुए बॉन्डी बीच आतंकी हमले की निंदा हुई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन पर जोर दिया। ये हमने समझाया होगा कि भाई उधर जो हुआ आपके बॉन्डी बीच पर नहीं हुआ था, ये सब वही तो लोग हैं जो कर रहे हैं। तो साझा बयान आया। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात हुई। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने आतंकी खतरे से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी जताई। इसके अलावा मेलबर्न के स्टेडियम में भारतीय समुदाय के बीच भी पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पाकिस्तान की कैसे क्लास लगी और वहां क्या माहौल बन गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सुनकर आप देखिए जरा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। टेरर कैंप पर इस करारे प्रहार से आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? साथियों,
साथियों, भारत इतने पर ही रुकना नहीं चाहता। भारत कह रहा है ग्रो मोर, ग्रो मोर। यहां कुछ लोगों का फोकस इसी बात पर था कि भारत के कितने राफेल गिरे ये पता चल जाए। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का शौर्य, सेना का शौर्य देखकर जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो आज कैसे जो है उनका सीना चौड़ा हुआ था। ये सेंटिमेंट जो है वो विपक्ष को समझ में नहीं आता है। बाहर जो बैठा है उसको दिख रहा है कि भारत क्या कर रहा है, आज का भारत क्या कर पा रहा है, यहां लोगों को नहीं दिख रहा होगा। पीएम मोदी के इस बयान से पाकिस्तान को करंट लगा होगा, क्योंकि पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो डेमो था, अभी पिक्चर बाकी है। और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पानी के मुद्दे पर मुनीर से लेकर पाकिस्तान के नेता और आतंकी सब भारत को धमकी देकर यह सोच रहे हैं कि भारत दबाव में आ जाएगा। पीएम मोदी अलग ही प्लान बनाए बैठे हैं, वो तो पाकिस्तान को फोड़ने का मौका ही ढूंढ रहे हैं। और ऐसा यह भी लग रहा है कि मौका कहीं खुद पाकिस्तान न दे दे। आप सुनिए पाकिस्तान के आतंकी इंजीनियर हैरिस डार को, जो भारत को पानी के मुद्दे पर धमका रहा है कि 2026 में कुछ करेंगे ये लोग। हालात बहुत अच्छे आ रहे हैं इंशाल्लाह। आइंदा आने वाला जो वक्त है, आपने ये पानी की तैयारी की है। आपको पता है हमारे पानी का मसला क्या है कि पीछे इंडिया बैठा है, और आप माशाल्लाह सुन रहे हैं हमारे वजीर और इन सब ने क्या कहा है कि हमारा पानी बंद करेगा, हम उसकी सांस बंद कर देंगे। इस साल 2026 में, मेरी बात सुन लें, 2026 में ना पानी के मसले पे कुछ हो जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ना बहुत ही हमें आजादियां, गलबे, फतूहात देगा इंशाल्लाह वाला। मैं आपको ये कह रहा हूं, तो तैयारी जरूरी है कि नहीं है, ठीक है। तो जमात के साथ जुड़ के हर बंदा नज़म का हिस्सा बने। देखिए, पाकिस्तान वैसे ही बर्बादी की कगार पर है, और इस बार भारत से पंगा लिया तो फिर पाकिस्तान रहेगा भी या नहीं, इसका सवाल खड़ा हो रहा है। और ये उसे खुद सोचना है, क्योंकि भारत ने पक्का बंदोबस्त कर रखा है। भारत अब आगे की सोच रहा है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की तगड़ी डील हुई और ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम मिलने जा रहा है। इस मूव से पीएम मोदी इकोनॉमी को कैसे नया बूस्टर डोज देने जा रहे हैं उसको भी समझिए। देखिए, दरअसल भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है उसके लिए उसे बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होगी। एआई डेटा सेंटर, ईवी से लेकर हर सेक्टर में बिजली की मांग आगे और बढ़ जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि आज भी भारत की बिजली उत्पादन का करीब 3/4 हिस्सा कोयले से पूरा होता है। क्लाइमेट से जुड़ी अपनी कमिटमेंट को देखते हुए भारत को क्लीन एनर्जी के जरिए मिलने वाली बिजली की जरूरत है। इस समस्या का एक समाधान यूरेनियम है, क्योंकि भारत न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाएगा। उसके लिए लंबे वक्त के लिए बिना बाधा के यूरेनियम की सप्लाई भी तो होनी चाहिए। इस जरूरत को ऑस्ट्रेलिया पूरा करेगा, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। उसके पास दुनिया के कुल यूरेनियम का 28% यूरेनियम मौजूद है। पीएम मोदी ने विकसित भारत के तहत 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भारत के पास भी यूरेनियम का भंडार है, लेकिन हमारे पास जितनी डिमांड है उतना उत्पादन नहीं है। इसलिए भारत कजाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, नामीबिया जैसे देशों से यूरेनियम आयात करता है। लेकिन वो भी उतना सफिशिएंट नहीं है जितना हमारा 2047 का टारगेट है। ऑस्ट्रेलिया से सप्लाई होने से यूरेनियम का इंपोर्ट डाइवर्सिफाई हो जाएगा। यानी भारत को विकसित बनाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी जो हैं वो आज एक और बड़ी डील कराए हैं यूरेनियम को लेकर। इधर पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया से बड़ी बड़ी डील लॉक कर रहे हैं, उधर भारत रूस से भी बड़ी डील करने वाला है। भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात हो रही है। दोनों देश निवेश को बढ़ाने के लिए फिर एग्रीमेंट करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत और रूस अलग अलग सेक्टर्स में द्विपक्षीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटा सकते हैं। दोनों देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को $100 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है, जो अभी $60 बिलियन पर है। आप सोचिए, ये वही रूस है जिसके लिए राहुल गांधी कितना माहौल बनाए थे कि बाप रे, ट्रंप के दबाव में मोदी जो है वो रूस से तेल नहीं खरीद रहे। आज की डेट में रिकॉर्ड तेल तो खरीद रहे हैं रूस से, व्यापार भी और बढ़ा रहे हैं। और जिस यूरेनियम की बात कर रहा था जो ऑस्ट्रेलिया देने को तैयार हो गया है, ये वही ऑस्ट्रेलिया है बॉस जो 2010 में मना कर दिया था कि यूरेनियम नहीं देंगे। आज भारत को यूरेनियम देने को तैयार हो गया। क्या बदला है देश में? लीडरशिप ही तो बदली, और क्या बदला? और दुनिया का रुख बदल रहा है। लेकिन यहां भारत में भी बहुत कुछ बदलना है, और इसलिए पीएम मोदी वहां विदेशी मोर्चे पर डटे हैं।
देश में उन्होंने अमित शाह और अपनी टीम को लगा रखा है। दिल्ली में अमित शाह पीएम मोदी के एक बड़े मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में बॉर्डर जिलों के एसपी को बुलाया गया। करीब 119 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ यह मीटिंग हुई और इस मीटिंग में राज्यों के डीजीपी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपीज कॉन्फ्रेंस 2026 का नाम दिया गया। इसे घुसपैठियों को भगाने के मोदी सरकार के बड़े प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा बॉर्डर जिलों में बदल रही डेमोग्राफी को उसको भी इस मीटिंग में एजेंडे पर रखा गया। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रोन से तस्करी जैसे मुद्दे भी एजेंडे पर रहे। यानी नरेंद्र मोदी का हिसाब क्लियर है कि एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए। अमित शाह बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने डेमोग्राफी में बदलाव पर गठित कमेटी के साथ बैठक की। अमित शाह की इन मीटिंग्स को लेकर ओवैसी तनाव में आ गए। वो कह रहे हैं कि अमित शाह कच्चा काम नहीं करते, वो कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, वो एनआरसी लाने वाले हैं। सुनिए ओवैसी को। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हाई लेवल कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है। अब वो बोल रहे कि जहां पर अचानक आबादी बढ़ गई वो कहीं बाहर से तो नहीं आए, जहां पर अचानक हैबिटेशन बढ़ गया यानी इलाका बढ़ गया नहीं हुआ। भाई अगर कहीं पर अचानक आबादी बढ़ रही है तो चेक नहीं होना चाहिए कि क्या हुआ है। बाहर से कोई आ जाए, घुस जाए, बैठ जाए, फर्जी डॉक्यूमेंट बना ले, उसको बैठा के खिलाते रहना चाहिए। ओवैसी कौन बात का डर रहे हैं? ओवैसी को यह डर है कि पता नहीं अमित शाह के दिमाग में चल क्या रहा है, वो करने क्या वाले हैं। उधर बीजेपी शासित राज्यों में भी बड़े बड़े काम निपटाए जा रहे हैं। बीजेपी का जो एक बड़ा चुनावी एजेंडा है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसे अब धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में लाया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यूसीसी लागू करने के लिए 7 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 लोगों की एक हाई लेवल कमेटी बनी है। 6 महीने के भीतर यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होगा। यूसीसी बीजेपी के टॉप एजेंडे पर है। उत्तराखंड और गोवा में यह कानून ऑलरेडी बीजेपी लागू कर चुकी। गुजरात और असम की विधानसभा में इसी साल यूसीसी विधेयक पारित हो चुका। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी यूसीसी लागू करने के लिए सरकार कानूनी पहलुओं पर काम कर रही है। कुल मिलाकर देखें तो महाराष्ट्र में अब जल्दी ही यूसीसी लागू हो सकता है, क्योंकि खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी यूसीसी आएगा, घुसपैठिया बाहर जाएगा, वक्फ को लेकर भी एक्शन होगा, यह भी दिख रहा है। भाई एक बड़ा काम वक्फ बोर्ड में सुधार का हो रहा है। पिछले साल नया वक्फ कानून आया, अलग अलग राज्यों में नए सिरे से वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन हो रहा है। नए कानून के तहत अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जा रहा है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया था। एमपी ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में भी 2 गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल किया जाएगा। पसमानदा मुसलमान और एक महिला को भी उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में जगह देने की तैयारी चल रही है। मध्य प्रदेश में कुछ लोग इस फैसले का विरोध भी हालांकि कर रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि मोदी सरकार ने जो नया नियम बनाया है वो तो पूरे देश में लागू होगा। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने के फैसले का स्वागत होना चाहिए। दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्य होने से वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही बढ़ेगी, नियम और कायदे से सब कुछ चल पाएगा। वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो
तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना, और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो। यानी कुछ लोग सोच रहे थे कि अब न तब नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। सरकार तो नहीं गिर रही, उनके अरमान जरूर गिर रहे हैं जो ये सोच रहे थे कि मोदी रुक जाएंगे। ना तो वो इकोनॉमी को लेकर अपनी रफ्तार रोकने को तैयार हैं, न देश में होने वाले सुधारों को लेकर।